हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आज के एपिसोड में हम बदलते मौसम, गर्मी, सर्दी, बारिश को लेकर कैसा असर पड़ता है नवजात बच्चों की सेहत पर, इस पे बात करने वाले हैं। हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आशुतोष सिन्हा, डायरेक्टर एंड HOD ऑफ पीडियाट्रिक्स, फोर्टिस नोएडा। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू चेतना, और थैंक यू टू योर टीम एंड यू एज वेल मेरे को इनवाइट करने के लिए एंड टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं पेरेंट्स के क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ और उनकी चिंताओं का थोड़ा बहुत निवारण कर सकूं। बिल्कुल, प्लेजर इज़ ऑल आवर्स डॉक्टर। सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। मतलब मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपके पास आजकल जो मौसम बदल रहा है हमारा, ऐसे में सबसे कॉमन केसेस बच्चों को लेके, वो भी न्यूबॉर्न बेबी स्पेसिफिकली हमारी बात हो रही है, कैसे क्या क्या चीज़ों को लेकर पेरेंट्स आ रहे हैं? देखो चेतना, न्यूबॉर्न बेबीज़ एक बहुत ही डेलिकेट प्राणी होते हैं। उनको बड़े संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी होती नहीं है, स्लोली डेवलप कर रही होती है, और वो 100% डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पर केयर के लिए। तो उन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम से बचा के रखनी होती है। अब जब ये मानसून आ रही होती है, विच इज़ अ वेलकम चेंज, जहाँ इतनी गर्मियाँ पड़ रही थी और अब ये मौसम जो बदल रहा है, थोड़ी सी ठंडक भी आती है, फिर गर्म हो जाती है, ह्यूमिड हो जाती है क्लाइमेट, पसीने आने लगते हैं काफ़ी। इन सब सिचुएशंस में बहुत सारे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे कि डिफरेंट ट्रॉपिकल डिजीज़ेस, मच्छर, जर्म्स और इनसे रिलेटेड बीमारियाँ शुरू हो जाती, प्लस खाने पीने की। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो कॉमनली अगर मैं बात करूं बिल्कुल नवजात शिशु की या न्यूबॉर्न बेबीज़ की, तो प्रॉब्लम्स जनरली रिलेटेड टू स्किन आती हैं, जैसे कि मच्छरों का काटना, जिससे कि एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जीज़, पसीने के कारण घमौरियाँ होना, वो एक इश्यूज़ होती हैं। प्लस कॉमन इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड, इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस जो छोटे बच्चों में काफ़ी कॉमनली होते हैं और सीज़न चेंज पे ये काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। इन तरह के इश्यूज़, ये वाले इश्यूज़ जो हैं हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। प्लस कुछ और भी इश्यूज़ हैं जो कम हैं, बट वी विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी तो हमारा ऐसा है कि थोड़ी बारिश हो गई है दिल्ली NCR के इलाकों में, लेकिन ये है कि गर्मी अभी भी बनी हुई है। अगर आप मौसम बाहर देखें तो हल्की हल्की मतलब उमस है, चिपचिपाहट है, और दोपहर के वक्त तो मतलब धूप वैसी की वैसी पड़ ही रही है। गर्मी का एक नवजात बच्चे की सेहत पर किस तरह असर होता है? गर्मी का जो इफ़ेक्ट है वो नवजात शिशु पे भी इक्वली इफ़ेक्ट है जो हमारे और आपके होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इस तरह की ह्यूमिड इन्वायरमेंट होती है तो बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके इनसेंसिबल लॉसेस होते हैं। इनसेंसिबल लॉसेस का मतलब है कि शरीर से पानी इवापोरेट होती है पसीने के थ्रू, जो हमें दिखती नहीं है। तो इस केस में छोटे बच्चों को, नवजात शिशु पे जो दूध पे डिपेंडेंट है और जो माँ के दूध पे डिपेंडेंट है, उनको खास करके फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसी के थ्रू वो हाइड्रेटेड होंगे या उन्हें एक्स्ट्रा पानी मिलेगी। एक्स्ट्रा पानी अलग से जो बच्चे माँ के दूध पे हैं पहले 6 मंथ में, उनको एक्स्ट्रा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। माँ के दूध इज़ सफिशिएंट फॉर दैट। बस माँ के दूध की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो ताकि उसकी प्यास बुझे उससे। और दूसरा, माँ को भी एक्स्ट्रा लिक्विड्स लेनी चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा पानी का सेवन करना चाहिए और लिक्विड्स भी एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। अपने को अच्छे से हाइड्रेटेड रखनी चाहिए। तो मतलब एक तरह से कि बच्चे को भी डिहाइड्रेशन कैन बी अ वेरी बिग इशू फॉर द चाइल्ड एज वेल। इसके बाद जो दूसरा, अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, हमारा सीज़न मॉनसून की तरफ बढ़ रहा है। बरसात के वक्त वैसे तो आपने बताया कि घमौरियाँ और मच्छर वगैरह से जो जुड़ी हुई बीमारियाँ, उनके सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो बरसात के दौरान नवजात बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती हैं? नवजात बच्चों में हम कहते हैं कि उसकी बॉडी टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें एक रिस्क होती है ओवर हीटिंग की या अंडर हीटिंग की। अगर हम उन्हें ज़्यादा ढक दें तो बॉडी काफ़ी गर्म हो जाती है, और अगर बॉडी गर्म ज़्यादा हो जाती है तो उनकी मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाती है और वो बहुत ही इरिटेबल एंड चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। और अगर उनकी बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाती है, अगर हमने उनको सही तरीके से नहीं ढका,
तो अगेन फिर से वही हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, तो उनकी बॉडी मेटाबॉलिज्म विल चेंज। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि उनकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, जिसके लिए उनको एप्रोप्रिएट कपड़ों से ढक के रखें। अब ये इस मौसम में टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी ठंड जैसा फीलिंग आएगी और कभी बहुत ही ह्यूमिड एंड हॉट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली कपड़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जनरल आइडिया ये है कि आपने जितने कपड़े पहन रखे हैं, छोटे नवजात शिशु को एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी होती है। अच्छा। सो एज ए जनरल एडवाइस, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होती है कि डॉक्टर साहब इसको हम कितने कपड़े पहनाएं। हाँ। सर को ढक के रखें, हाथ पैर को हम मिटन्स पहना कर रखें अगर ठंड पड़ती है तो वो विंटर की एडवाइस है। अभी मानसून वाले एडवाइस में, मानसून वाले टाइम में वी डोंट आस्क देम टू कवर देयर हेड, बिकॉज जो बॉडी की गर्मी है सबसे ज़्यादा सर से ही निकलती है पसीने के थ्रू। तो छोटे बच्चों में सर में ज़्यादा पसीना आता है और उनकी सर के सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि हीट डिसमिनेशन फ्रॉम हेड इज़ मोर, और ये बॉडी को कूल करने में हेल्प करती है। तो अच्छा। इसीलिए अगर हम सर को ढक दें तो अंदर से बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है और वो गर्मी निकल नहीं पाएगी। तो मतलब सर को नहीं ढकना है ये पर्टिकुलर गर्मी वगैरह वाला जो सीज़न है इस सीज़न में। हालांकि सर्दियों में हमें सर ढकना है। एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। गर्मी में अच्छा, मैं जैसे पढ़ ही रही थी ऑनलाइन भी, तो आप कपड़ों का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं तो एक लेयर एक्स्ट्रा गर्मियों में मैंने ये भी पढ़ा कि कॉटन के कपड़े प्रेफर करें, लाइट कलर्ड कपड़े प्रेफर करें ताकि एयर ही रहे बच्चे के लिए। एग्जैक्टली, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट। कॉटन कपड़े और लाइट कपड़े होने चाहिए, क्योंकि जो बॉडी से पसीने निकलते हैं या बॉडी ब्रीथ कर सके, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, कि कपड़े ऐसे होने, सिंथेटिक कपड़ों में बॉडी ब्रीथ नहीं कर पाती है, पसीने अंदर ही रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, और फिर वो रैशेस को स्टिमुलेट करते हैं, स्वेट ग्लैंड स्वोलन हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं मिलिया या घमौरियाँ, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और एक और चीज़ है कि जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहूँगा कि टैल्कम पाउडर का यूज़ जितना कम कर सकें उतना ही अच्छा, इनफैक्ट ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि टैल्कम पाउडर क्या करती है कि स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देती है और वो सोलन हो जाते हैं और ये घमौरियों को और स्टिमुलेट करते हैं और इची बना देते हैं बॉडी को, विच इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू व्हाट वी थिंक। हाँ, लेकिन इन जनरल तो ऐसा होता है ना कि पसीना आ रहा है तो टैल्कम डालने ड्राई हो जाता है, थोड़ा ड्राइंग इफेक्ट देता है, स्मूथ इफेक्ट देता है। बट दिस इज़ अ मिथ। और इनफैक्ट मैंने अपने जितने भी सारे पेशेंट्स को यहाँ पे टैल्कम पाउडर से मना किया है और मेरे को वापस आके ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। बट मैं ये भी कहता हूँ कि इनके बॉडी को मॉइस्चराइज रखें और रेगुलरली लोशंस यूज़ करें। अच्छा। क्योंकि लोशंस एंड मॉइस्चराइजर्स आपके बॉडी को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाती है और एक्चुअली इट हेल्प्स द बॉडी टू ब्रीथ एज वेल, क्योंकि वो पोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है, स्वेट ग्लैंड्स में उसकी कोई इफेक्ट नहीं आती है। तो मॉइस्चराइजर्स और लोशंस शुड बी यूज्ड हमेशा के लिए, लाइक 12 months in a year. Every day it should be used after bath. Okay, तो मतलब yes to moisturizers and no to talcum powder. Okay. मेरा अगला सवाल ये था कि 6 महीने तक बच्चा जो है वो WHO की गाइडलाइंस पे अगर हम देखें तो माँ के दूध पर निर्भर होता है। 6 महीने तक एक आइडियल टाइम है कि इतने वक्त तो एटलीस्ट आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं, उसके बाद 2 साल तक मैक्सिमम आप करवा सकते हैं। लेकिन अब जैसे बड़ा इंसान है तो हम लोगों को कहा जाता है कि भाई अगर मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो डिहाइड्रेशन के लिए ही ORS पी सकते हो या नींबू पानी पी लो या मौसमी फल जैसे संतरा हो गया, ये सब खाओ। बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो वैसे ही आपने बताया कि अभी बिल्डअप हो रही है। ऐसे में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, पहले 6 महीने 6 months ऑफ लाइफ अगर 100% ब्रेस्ट फीडिंग पे दे सकते हैं तो उससे अच्छी बात और हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी और दूध माँ के दूध को सप्लीमेंट नहीं कर सकती है। द बेनिफिट्स ऑफ मदर मिल्क आर इमेंस। क्योंकि जो दूसरे दूध नहीं कर सकते वो ये कि मदर्स ने जो इतने सालों में अंदर अपनी एंटीबॉडीज़ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन जनरेट किया है, वो माँ के दूध के थ्रू बच्चे को मिलती है। तो पहले 6 महीने में जब बच्चे की इम्यूनिटी नहीं होती है तो माँ का दूध ही प्रोटेक्ट करती है। तो माँ ही प्रोटेक्ट करती है एक्चुअली अपने बच्चे को, जो हम कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं माँ ही बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक्चुअली
इज़ द फैक्ट कि पहले 6 महीने में माँ के दूध की एंटीबॉडीज़ जो है वो बच्चे को डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। 6 महीने के बाद बच्चे की अपनी इम्यूनिटी धीरे धीरे बननी शुरू होती है। इसीलिए हम वैक्सीनेशंस भी पहले 6 महीने में इंटेंस करते हैं ताकि वो वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी बननी शुरू हो जाए। ओके। अब ये 6 महीने के बाद भी हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो बेनिफिट्स है आप बच्चे को दे सकते हो, लेकिन आजकल की बिज़ी लाइफ में जहाँ पे मैटरनिटी लीव आपकी 6 मंथ्स से ज़्यादा नहीं मिल पाती है और वर्किंग वुमेन ज़्यादा हैं, विच इज़ वेरी गुड, तो उस सिचुएशन में देन आप दूसरे मिल्क को आप शुरू कर सकते हो। पर जब भी मौका मिले जैसा भी हो आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रख सकते। इनफैक्ट आप ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके उसको फ्रिज में स्टोर करके छोड़ कर जा सकते हैं, जो कि बच्चे को कोई और पिला सकता है। तो आपकी बेनिफिट बच्चे को मिलती रहेंगी। नाउ इसके अलावा 6 महीने के बाद जब बच्चे को आप दूध के अलावा खाना प्रोवाइड करते हो तो उसकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आपके घर के खाने में ही मौजूद होती है, आपको कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे छोटे बेबी का जो खाना होना चाहिए शुड बी मिक्स ऑफ सीरियल्स, प्रोटीन्स के लिए आप दाल वगैरह भी उसमें मिक्स कर सकते हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड नट्स, इन सब चीज़ों का, और एग्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आप इंट्रोड्यूस करके और मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स अगर आप करोगे तो उसमें से सारी इंग्रेडिएंट्स मिल जाती हैं बच्चे को जो कि इम्यूनिटी बिल्डअप में चाहिए हेल्प करती हैं। तो 6 महीने से 12 महीने में वो न्यूट्रिशन हम धीरे धीरे करके ही बिल्डअप करते हैं, और 6 महीने से 12 महीने में मेन न्यूट्रिशन उनकी दूध से ही आती है। बट जब हम एक्स्ट्रा फूड वगैरह देते हैं तो होम मेड फूड ही हो और मिक्स ऑफ एवरीथिंग जो अभी मैंने बताया ये अगर हो तो एक्स्ट्रा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मतलब पहले 6 महीने दूध पर ही निर्भरता है और वो माँ पे भी डिपेंड कर रहा है कि वही आपके बच्चे की इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहा है थ्रू आउट द 6 मंथ्स एंड लेटर ऑन आपके घर का खाना जो भी है। ओके, तो अब हमारे थोड़े इंटरेस्टिंग सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ मिथ एंड फैक्ट सेक्शन, जिसके अंदर मैं आपको कुछ क्यूज़ दूंगी, मैं कुछ बातें बोलूँगी और आपको बताना है कि क्या वो मिथ है या फैक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या न्यूबॉर्न बच्चों के लिए शहद टॉक्सिक है? इसको मिथ या फैक्ट इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, बट ये कह सकता हूँ कि पहले 6 महीने, इनफैक्ट पहले 1 साल में हम लोग हनी रिकमेंड नहीं करते हैं बच्चों में। दैट इज़ बिकॉज कि एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होती है जो बच्चे में हो सकती है, तो पहले 1 साल में हनी शुड नॉट बी गिवन। ओके, क्या न्यूबॉर्न बच्चों को रोज़ नहलाना चाहिए? ये मिथ है, रोज़ नहलाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ही ह्यूमिड और हॉट इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, तो बच्चे को कंफर्ट मिलती है, कुछ बच्चे को अच्छा लगता है नहलाना, लेकिन अगर आप एक दिन छोड़ करके भी नहलाते हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, और जिस दिन नहीं नहलाते हैं उस दिन आप स्पॉन्ज कर सकते हो। तो उसमें भी उसके पसीने वगैरह वॉश आउट हो जाते हैं और बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा, अगर जैसे बच्चा है वो रो रहा है तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोने देते हैं, इससे इसके शरीर की एक्सरसाइज भी हो रही है, तो वेदर इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? इट्स अ मिथ, एक्सरसाइज से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर बच्चा रो रहा है तो कोई कारण से ही रोता है, हमें ट्राई करनी चाहिए कारण जानने की। मोस्ट ऑफ द टाइम हंगर होती है, या कभी कभी बोर्डम होती है जिसमें कि बच्चे को जस्ट कोई बातें करे, उससे थोड़ा सा गोदी में ले ले, इतना ही वो चाहते हैं। और कभी कभी उन्हें कॉलिक की प्रॉब्लम आती है, जैसे अंदर आंतों में गैस अटकना जिसको हम कॉलिक कहते हैं, उसमें बच्चे बहुत ज़ोर से रोते हैं और कंफर्ट नहीं होता है उनको बाय एनी मीन्स। तो उसमें हम कहते हैं कि आप जगह को थोड़ा चेंज करें, मे बी आप थोड़ा बाहर उसको ले जाएं टहलाने के लिए, समटाइम्स कार राइड ऑल्सो, तो वो हेल्प करती है। और मेडिकेशंस हैं बट रेयरली यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या एक छोटे बच्चे को रेगुलर मालिश की ज़रूरत होती है? अगर इसको मैं मिथ ही कहूँगा, लेकिन मालिश के अपने एडवांटेजेस हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर दिन ही चाहिए। मालिश करने से यस ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है, बच्चे को फील गुड फैक्टर आती है, और थोड़े बहुत एविडेंस कहीं है कि कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा कि इम्यूनिटी बेटर होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप मालिश नहीं करोगे लेकिन खाना अगर नहीं दोगे ठीक से, मालिश करोगे और खाना नहीं दोगे ठीक से, तो इम्यूनिटी वैसे ही नहीं आनी है। ओके,
दांत आने पर बच्चे बीमार पड़ते हैं? इट्स अ मिथ। ओके, नहीं पड़ते हैं मतलब? मैं तो मोस्टली देखा है वैसे। दांत आने इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस हाँ। जो हर इंसान के होते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इल। यस, देयर आर सर्टन परसेंटेज जहाँ पे कि हम कहते हैं टीदिंग के कारण कभी कभी थोड़े बहुत फीवर, कभी लूज मोशंस, ये हो सकते हैं। And हो you know, सकते हैं इसका मतलब नहीं कि होते ही हैं। हम लोग जैसे बड़े हुए हैं तो हमारी नानी दादी ने बचपन से हमेशा यही बात बताई है कि अच्छा ये बीमार पड़ रहा है या पड़ रही है ना तो क्योंकि दांत आ रहे हैं इसलिए हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं दांत आने के कारण हो रहे हैं। हमेशा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को ही देखा होगा। यस, उनके एक्सपीरियंसेस हमेशा ही काम आते हैं, डेफिनेटली, उसको हम कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनरली दांत आने वाले अगर लूज मोशंस होते हैं बहुत माइल्डर होते हैं, Okay. 1-2 दिनों में सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और फीवर काफ़ी हाई है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, क्योंकि अब हम लोगों ने भी देखा है कि बहुत तरह के डिफरेंट बीमारियां हैं जिनको अगर हम टाइमली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और टाइमली अगर हम रिकमेंडेशंस कहते हैं करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अलग होते हैं, रैदर देन कि हम उस पर बैठे रहें और फिर सीवियर एंड सीरियस होने का वेट करें। ओके। बच्चे को बर्पिंग के लिए बैक रैप की ज़रूरत होती है? बर्पिंग के लिए अच्छा, ये फैक्ट्स एंड मिथ्स का आप पूछ रहे हो। इट्स अ मिथ। इज इट? ओके। इसको 2 तरीके से हम काफी बर्पिंग कर myths। सकते हैं। इसको 2 तरीके से बर्पिंग कर सकते हैं। एक शोल्डर Okay. पे रख के कर सकते हैं। यस, उसको बैक रैप। आइडिया ये है बर्पिंग का कि जब बच्चे फीड लेते हैं तो साथ में गैस भी लेते हैं, राइट? अच्छा। फीड के साथ हवा भी अंदर जाती है। क्योंकि अगर आप खुद को इमेजिन करो, जब आप बहुत फास्ट खाना खाते हो तो उसके बाद डकार आती है, क्योंकि फास्ट खाने में आप हवा भी गल्प कर लेते हो। सेम विथ बेबीज़, जो बच्चे थोड़ा फास्ट फीड करते हैं या बॉटल से फीड करते हैं वो ज़्यादा एयर भी अपने पेट के अंदर लेते हैं। अब ये पेट के अंदर एयर जाती है तो एयर की टेंडेंसी होती है ऊपर जाना, ठीक है? तो हम बच्चे को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं और कंधे पे रखते हैं और हल्का हल्का उसे टैप करते हैं और प्रेस करके ऊपर से नीचे तक वो करते हैं ताकि हवा की मूवमेंट ऊपर की तरफ आए और वो बर्प ले ले। ओके। राइट। और ये हवा जब नहीं पूरी निकलती है और फिर वो नीचे जाती है, नीचे जाकर कभी कभी वो अटकती है जिसमें कि वो कॉलिक वाली पेन आती है और जैसे वो डिस्पर्स होती है तो कॉलिक पेन ठीक हो जाती है। दूसरा तरीका बेबीज़ को बर्प कराने का वो बैठा करके भी है। अगर बेबी को आप बैठा दो विथ सपोर्ट और पीठ को अगेन आप टैप करो, फंडामेंटल इज सेम कि आप बेबी को ये जो ट्रंक है उसको आप स्ट्रेट रख रहे हो ताकि हवा ऊपर की तरफ जाए। ओके। सिर्फ तो मतलब एक ही मेथड नहीं बैक इज देयर, बस Back, वो थोड़ा yes. सा मेथड आपको यस, पर्टिकुलर दो एक मेथड्स हैं, ठीक है। बट जनरली सेफर वही है कि कंधे पे रखकर आप कर सकते हो। ओके। अच्छा, ये आपको थोड़ा मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकता है। ये मेरे साथी है, हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो उसको चिड़िया का जूठा पानी पिला दिया जाए। ये तो बिल्कुल ही मिथ है। ये दिस इज़ द टॉप ऑफ ऑल दैट यू हैव आस्क्ड। ये बिल्कुल ही गलत है। अगर बोल नहीं रहा है तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लिमिटेड इश्यूज होती हैं। अगर हम सर्टन टाइम फ्रेम में इस चीज़ को नहीं डील करते हैं तो फिर बाद में इरिपेयरेबल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बोल नहीं रहा है और हमें पता नहीं कि वो सही सुन पा रहा है कि नहीं, अगर हम फर्स्ट 2 इयर्स में इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो बाद में अगर 5 साल 6 साल की उम्र में अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी एक्चुअली इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि ये सुन ही नहीं पा रहा है, तो फिर अगर हम कोक्लियर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, अगर उसकी सुनने की शक्ति आ भी जाती है तो उसकी बोलने की शक्ति आने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ब्रेन उस तरह से ट्यून हो चुकी होती है। इसीलिए उसको टाइमली आइडेंटिफाई कर लेना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं बैठे रहना चाहिए कि हम ये करें वो करें और ये बोलने लगेगा, या कि परिवार में तो ये लेट बोला था, मैंने उसका सुना था, उसने तो 3 साल में बोला। अलग अलग केसेस अलग अलग रीज़न से होते हैं, हो सकता है। कुछ लोग यस डिलेड बोलते हैं, पर हमें मेक श्योर करना होगा कि वो सुन सही रहे हैं और कोई और रीज़न तो नहीं है जो कि उसकी बोली को डिले कर रही है। तो आई थिंक डॉक्टर्स एडवाइसेस एंड डॉक्टर्स कंसल्टेशन हु नोज अबाउट दिस कंडीशन या दीज सिचुएशंस
कर लेनी चाहिए टाइमली, और अगर वो रीअश्योर करें कि हाँ ठीक है वेट कर सकते हैं, देन दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके। एक लास्ट हमारा मिथ एंड फैक्ट, प्री मैच्योर बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। ये मिथ है। प्री मैच्योर बेबीज़, यस दिस इज़ अ फैक्ट कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और एज लाइक एनी अदर बेबी, क्योंकि वो समय से पहले आ जाते हैं और उनकी इम्यूनिटी एक्चुअली डेवलप नहीं होती है, पर वो उसी सिचुएशन में होते हैं जैसे कि कोई और बेबी जो टर्म में आता है। तो हमें भी उन बेबीज़ का उसी तरह से केयर करना है, उसी तरह से उनको पालना है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, और धीरे धीरे करके वो बिल्डअप कर लेते हैं। पहले ये चीज़ें एविडेंस में नहीं थी, अब एविडेंसेस हैं कि इनकी इम्यूनिटी भी आराम से डेवलप होती है, एज एट पार विथ एनी अदर पीपल। बट जनरली जो देखा गया है कि ये थोड़े से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। अगर ये डिपेंड करता है किस पीरियड में आते हैं, अगर ये मान ले 28 वीकर्स हैं, 28 वीक पे आ गए, 30 वीक पे आ गए, तो इनकी इम्यूनिटी डेवलप होने में भी टाइम लगती है, तब तक ये वल्नरेबल रहते हैं, और इस वल्नरेबिलिटी में इनको बीमारियां होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको ज़्यादा प्रिकॉशनरी वे में इसको पालना होता है। इनकी टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ऊपर नीचे होती है, तो इनको अच्छे से कवर करके रखनी होती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेकर चलें, तो बाद में आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम फिर ये इनकी इम्यूनिटी इज़ एट पार विथ एनीवन एल्स। ओके। एक लास्ट पॉडकास्ट को रैप करते हुए मेरे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक बोनस टिप जो आप देना चाहें। मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, इसमें अगर आपका बच्चा भी बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है या 6 महीने से ज़्यादा भी हो चुका है अगर बच्चे को, तो कैसे उसकी देखभाल की जा सकती है, उसके लिए कोई भी एक इंटरेस्टिंग टिप। 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि इनकी जो टेम्परेचर मैनेजमेंट है उसका हम ध्यान रखें, गर्मी सर्दी जो चेंजेस हो रहे हैं उनका ध्यान रखें, और अगर ये बाहर अगर भीग जाते हैं तो इनको जल्दी ही ड्राई करें। डायपर्स के यूज़ में मैं ये कहूँगा कि फ्रीक्वेंटली चेक करें, बहुत देर तक उनको वेट डायपर्स को बहुत देर तक ना रखें, क्योंकि वो फिर स्टिमुलेट करते हैं रैशेस में, फंगल इन्फेक्शंस होने में। देन अगर ये अब आगे वाले सीज़न में मच्छर काफ़ी बढ़ेंगे, तो सबसे बेस्ट उपाय मच्छर से बचने का न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए और 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए या 1 साल से छोटे बच्चों के लिए, वो है मॉस्किटो नेट। वही एक तरीका है जिससे आप 100% बच सकते हो मच्छर से। कोई और तरीके से 100% मेरे पास कितने सारे पेशेंट्स आते हैं जो ऑल आउट्स यूज़ करते हैं और अलग अलग रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत सारे रैशेस लेकर आते हैं। तो मैं उनको ये एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आपको 100% अगर बचा कर रखना है तो मॉस्किटो नेट यूज़ करें। और दूसरा कि लॉन्ग स्लीव्स पहना कर अगर आप बाहर निकलते हो तो लॉन्ग स्लीव्स पहना कर, और प्रैम्स एंड स्ट्रॉलर्स में भी नेट्स आते हैं, वो यूज़ करने से इनकी बचाव हो सकती है। एंड ना बड़े बच्चों के लिए ऑब्वियसली मानसून एक बहुत ही वेलकम चीज़ होती है। हम लोगों के सारे मेमोरीज़ भी हैं जहां हम लोग बाहर खेलते थे और वो मेमोरीज़ और फिर डांट भी खाते थे। ये सारी चीज़ें, इस मेमोरीज़ दीज आर इनकी भी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। बट अगर हम प्रिकॉशंस के साथ अगर इस इंजॉयबल थिंग को अगर हम करें तो कुछ भी नहीं हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा वेट होना चाहता है या हो गया बाहर बारिश में भीग कर, तो घर जैसे आए तो उसको तुरंत ही आप ड्राई कर लें। अगर आप तुरंत ड्राई कर लें तो कोई इश्यूज़ नहीं होगी। अगर वही बच्चा अगर वेट रह जाता है काफ़ी देर तक, तो फिर इन्फेक्शंस या परेशानी होने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चा बाहर खेल कर आया है और बहुत ही पसीने में है, तो उसको भी अगेन स्पॉन्ज कर ले या फिर एक शावर भी ले सकता है। तो इससे क्या होगी कि वो मानसून वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगे, जैसे रैशेज़ हैं या बीमार पड़ना, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो डॉक्टर आशुतोष सिन्हा के साथ हमने इस एपिसोड में जाना कि किस तरह नवजात बच्चों की इस बदलते मौसम में हमें देखरेख करनी चाहिए। हमने कुछ मिथ्स और फैक्ट्स पे भी बात करी। अगर आपका हमारे एपिसोड से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं radio@aajtak.com पे। इसी के साथ मुझे यानी चेतना काला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।